नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम मई के महीने का करंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप करके ना देखें। स्किप करके अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपका इसमें लॉस होगा, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी पॉइंट कवर किए थे। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे इस वीडियो का, इस करंट अफेयर सीरीज का। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके ऊपर वर्ष 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, आप जाके देख सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ऊपर पूछा गया था सवाल। इसमें क्या होता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये पढ़ेंगे। क्या क्राइटेरिया रखे गए थे, किस वर्ष इसको बनाया गया है, तो वो आपके सामने लिखा है 2013 में इसको बनाया गया था। क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, ये सब हम कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट इसमें यह है कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को आर्थिक सहायता से यहाँ पे मतलब है सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी दी जाती है। आर्थिक सहायता से मतलब है प्राप्त अनाज लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टीपीडीएस के तहत दिया जाएगा। सबसे पहली बात, अभी मैं इसमें आपको ये भी बताने वाला हूं कि 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या पूछा गया था, किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये रही कि ग्रामीण आबादी है जो 75% है और जो शहरी आबादी है वो 50% इसमें कवर की जाती है। इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट करेंगे, अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। अब हम इसमें लिखा है एक परिवार के प्रत्येक योग्य व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाएगा। यह अनाज आर्थिक सहायता प्राप्त कीमत पर होगा। आर्थिक सहायता से मतलब है सब्सिडी पर दिया जाएगा, जिसमें चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा। आर्थिक सहायता प्राप्त राशि पहले 3 वर्ष बाद बदली जा सकती है, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से रखी जाएगी। मतलब जो आर्थिक सहायता प्राप्त राशि है, जैसे 3 रुपये या 2 रुपये या 1 रुपये, इनको एमएसपी के हिसाब से 3 वर्ष पहले 3 वर्ष के बाद चेंज किया जा सकता है। यानी कि 13 में लागू हुआ तो 16 में इसको बदला जा सकता है। दूसरे पॉइंट की जो इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आई है वो ये है कि एक परिवार है, जैसे मान के चलिए परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है, छोटे से लेके बड़े तक, और उसमें सभी उम्र के बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, जो कुछ भी हैं, वृद्ध लोग जो भी हैं, सभी लोग रहते हैं उस परिवार में। मिला जुला कर 5 लोग हैं। अब एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या वृद्ध हो, उसको 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अब अनाज में या तो गेहूं चावल मिलाकर भी दिया जा सकता है, यानी कि उस एक व्यक्ति के लिए 5 किलो की चीज दी जाएगी। तो 5 लोग के लिए कितना हो गया, 5 इंटू 5 यानी कि 25। बात समझ में आ गई। तो यानी कि कुल मिलाकर उस परिवार के लिए जिसमें 5 सदस्य हैं 25 किलो अनाज दिया जाएगा, गेहूं चावल और मोटा अनाज मिलाकर। ठीक है, अगर मोटा अनाज नहीं दिया जाता तो कंप्लीट जो अनाज है वो गेहूं और चावल से काउंट किया जाएगा। बात समझे। ये अंत्योदय को छोड़कर था। अंत्योदय की बात अब थर्ड पॉइंट में की जा रही है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, यानी कि इसके अंतर्गत कौन से लोग आते हैं, जो अति गरीब श्रेणी में आते हैं। आने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 35 किलो अनाज दिया जाएगा। कितना किलो अनाज दिया जाएगा, 35 किलो अनाज दिया जाएगा।
अब इसमें परिवार के सदस्यों की कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि परिवार में कितने सदस्य होने चाहिए कि उनको 35 किलो अनाज दिया जाएगा। तो इसमें ये माना जा सकता है कि इस एक्ट के तहत जो भी आपके मातृत्व लाभ होते हैं वो 2 चाइल्ड पर दिए जाते हैं। तो हो सकता है परिवार में जो अंत्योदय की जो योजना के तहत मिनिमम 4 सदस्यों के ऊपर, हम मान के चल रहे हैं, कंफर्म नहीं है, मिनिमम 4 सदस्यों के ऊपर 35 किलो अनाज दिया जा सकेगा। अगर सदस्य ज़्यादा होंगे तो उसको और बढ़ोतरी की जा सकती है, सरकार डिसाइड करती है। इस अधिनियम का विशेष ध्यान महिला और बच्चों के पोषण पर है। क्वेश्चन 2018 का यहाँ से सेट हुआ था, इस पॉइंट से पूरा सेट हो गया था क्वेश्चन। 3 उसमें बनाए गए थे उसके पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। इस एक पॉइंट में वो तीनों पॉइंट कवर हैं। यानी कि इस अधिनियम का विशेष ध्यान किस पर है? महिलाएं और बच्चों पर। भोजन के अलावा गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक ऐसी महिलाएं जो 6000 मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी पर यह स्कीम कितने चाइल्ड तक एप्लीकेबल है? वो है 2। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये घुमा दिया गया था कि जो 6000 रुपये का मातृत्व है उसमें 6000 ना लिख के उन्होंने क्या लिख दिया था कि 6000 कैलोरी तक का भोजन दिया जाएगा। ऐसी बात किस में लिखी है? फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखी है। क्या ये सही है या गलत? तो अगर जिसने फूड सिक्योरिटी एक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो तो गलत करेगा, बाकी के 2 ऑप्शन थे वो सही थे। तो ये चीज़ थी 2018 के एक्ट में। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ें और जिससे क्या है कि पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये पूछा गया था। तो इसके अंदर जो भी मातृत्व स्कीम है वो एप्लीकेबल हैं, मिलेंगी मिलेंगी 6000 तक का जो भी स्कीम जो भी चल रहे हैं वो भी मिलेंगे इसमें लाभ, पर कब तक? 2 चाइल्ड तक, यानी कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को ये एप्लीकेबल माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें लिखा है कि इस अधिनियम में राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर 14 साल तक के बच्चों को भी भोजन की व्यवस्था की गई है। ये बात ध्यान रखें। देखिए अभी हमने पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि यह जो अधिनियम है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष भोजन के उपबंध करता है। तो महिलाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बच्चों की बारी है। बच्चों की बारी क्या है कि कितने साल तक के बच्चों के लिए, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो 14 साल तक के बच्चों के लिए है। कितने साल तक के लिए? 14 साल। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि इस एक्ट के यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी भी परिवार को राशन नहीं मिलता है, मतलब बाय द वे अगर आप राशन के लिए जाते हैं और आपको राशन नहीं मिलता है तो सरकार इसके एवज में उसे आर्थिक भत्ता देगी, यानी कि जो भी उसका पैसा बनता है उस राशन का वो दिया जाएगा उसको बाजार की कीमत पर, सरकारी कीमतों पर नहीं, बाजार की कीमत पर। सर्वप्रथम इस एक्ट को 4 राज्यों में लागू किया गया, यानी कि जब ये एक्ट बना था तो सबसे पहले वो 4 राज्य कौन से जिसमें ये लागू किया था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में इसको लागू किया गया था। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि परिवार की कोई भी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, यानी कि परिवार की जो मुखिया है वो महिला होगी, किसमें? राशन कार्ड जो बनाए जाते हैं उसमें। इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, उसको परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसी के नाम पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। यानी कि ये स्कीम महिला मुखिया वाली जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल होती है। और जो उम्र है कम से कम, ये पॉइंट भी उसमें पूछा गया था कि जो परिवार की मुखिया उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, तो उसको महिला मुखिया माना जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपका आरोग्य सेतु, काफ़ी पॉपुलर है। हाल ही में सरकार ने इसे कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है आरोग्य सेतु। इसमें लिखा भी है आरोग्य सेतु ऐप को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया है। यह ऐप सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड
किए जाने वाला भारत का नंबर 1 ऐप बन गया। यानी कि बहुत कम समय में इसने मात्र 13 या 14 दिन में 5 करोड़ तक के डाउनलोड को कवर कर दिया था। एक संस्था है नेक्स्ट पॉइंट में जो लिखा है समर्थ्यम संस्था, जिसकी फाउंडर है अंजलि अग्रवाल, और ये शायद नीति आयोग से भी संबंधित हैं कहीं ना कहीं। इन्होंने क्या किया है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कहा है कि यह ऐप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुरूप नहीं है, जिसके कारण यह दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन करता है। यानी कि ये एक समाज सेवी है, इनकी संस्था है समर्थ्यम, और इनका संबंध कहीं ना कहीं मैंने जहाँ तक जानकारी की है उनका नीति आयोग तक की भी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि यह जो ऐप है आरोग्य सेतु वो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का उल्लंघन करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अच्छाई है। इसमें बात यह है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है, लगभग मुझे ये याद है शायद 2011 के आसपास इसमें पूछा गया है, 11 या 12 के आसपास पूछा गया है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम पर क्वेश्चन था। पहले ये अधिनियम 1995 के हिसाब से कार्य करता था। किसके हिसाब से कार्य करता था? 1995 से। फिर इसको बदला गया, एक दिव्यांगों से संबंधित यूनाइटेड नेशन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने अपने नियम बदले, जिस कारण से भारत सरकार को भी अपना एक्ट बदलना पड़ा। तो 2011 के आसपास इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी इस तरह के और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएं। मैं 2011 वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं अभी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं जैसा बता रहा था आपको 2011 में ये पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है भारत में विकलांग व्यक्तियों, ब्रैकेट में लिखा है पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज की संख्या लाखों में है। ठीक है, यानी कि लाखों लोग विकलांग श्रेणी में आते हैं भारत में। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन कौन से लाभ उपलब्ध है? वैधानिक का मतलब है संवैधानिक स्तर पर, यानी कि संविधान में उनके लिए कौन कौन से प्रावधान कर रखे हैं जो इस कारण से उनको लाभ दिए जा सकते हैं, उनका कानून बनाया जा सकता है जिससे उनको लाभ दिए जाएं। तो पॉइंट नंबर 1 है सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता में भूमि का आवंटन। और थर्ड पॉइंट में लिखा है सार्वजनिक भवनों में ढाल का उपलब्ध होना। यानी कि ये 3 पॉइंट हैं और ये तीनों ही सही हैं। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 2 3, यानी कि डी वाला जो है इसका राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया था विकलांग व्यक्ति अधिनियम पर। तो हो सकता है कि 16 वाले एक्ट पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1-2 बार बनाया जा सके। यूपीएससी का जो ट्रेंड है हमेशा से वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, पर वो टॉपिक को रिपीट करता है। ये मैंने बहुत बार देखा है। ये मेरी क्वेश्चनों की सीरीज है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए हैं, फाइनेंस के बनाए हैं मैंने, और लोक अदालतों पर भी बनाए हैं। ये पूरी सीरीज है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन तैयार करूंगा, जल्दी तैयार करूंगा। 11 तक 12 तक मैंने 2010 से 2020 तक के टॉपिक को इसमें कवर कर रखा है, और मैंने खुद देखा है वाकई यूपीएससी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, एक्चुअली में वो टॉपिक को रिपीट करता है। यानी कि विकलांग अधिकार अधिनियम से उसने जो क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा 2016 के विकलांग अधिकार अधिनियम पर। मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, पर जैसा कि अनुमान है क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो विकलांग अधिकार अधिनियम क्या होता है इसके बारे में एक विस्तार से बात करेंगे कभी, जब आप लोग में थोड़ा टाइम दें। इसके ऊपर भी एक विस्तार से बात की जाएगी, सब कुछ कवर कराया जाएगा आपका यहाँ पर। बस आप लोग अपना पूरा 100% खर्च करें, हम आपको 100% काम करके देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका चिलीपो। ची लूपो क्या है? ये एक मूवी है। अब ये कैसी मूवी है? ये एक अरुणाचल प्रदेश की मूवी है। इसमें जानकारी रखने वाली बात यह है कि वहाँ की एक ट्राइब है जिसका नाम है शेरतुक पिन,
और वो काम क्या करती है, वो हनी हंटर का काम करती है, यानी कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से शहद निकालने का काम करती है, शेरतुक पिन। ठीक है। इस जनजाति के ऊपर वहाँ के एक स्थानीय निर्देशक थे, उन्होंने एक मूवी बनाई है, शॉर्ट मूवी है, मात्र 26 मिनट की मूवी है। और इस मूवी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार अभी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं लॉकडाउन के कारण दिल्ली में, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसके डायरेक्टर हैं वो ये दे रखे हैं, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, विनर 10th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री चिलीपो द शेरदा शेरतुक पिन हनी हंटर 2020, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है इसको डॉक्यूमेंट्री वाली कैटेगरी में। अब जैसे अब बात, जैसे कि ये मूवी है, अब मूवी का कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपीएससी, वो अब इसमें एक ट्राइब का नाम आ गया, शेरदुक पिन। अब इस पे बहुत लोगों की नज़र कम जाएगी कि मतलब क्या है, ठीक है, कैसे, क्या मतलब, जो कुछ भी है। बस आपको ये वो कैसे दे देगा, वो इस तरह से दे देगा, 3-4 ट्राइब लिखेगा और उनको किसी ना किसी ऐसे एक सही स्टेट से मैच करेगा, एक गलत स्टेट से मैच करेगा, या कुछ भी ऐसा कुछ दे देगा, या मैचिंग करने के लिए दे देगा कि इनको क्रम में लगाइए, वरीयता क्रम में लगाइए, कैसे भी लगाइए। तो आपको पता नहीं होगा तब जब ये सिरतापुन कौन सी ट्राइब है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप चल रहे हैं उन पे जो सर्कुलेट होता रहता है मैटर, उसी के चक्कर में लगे रहते हैं सुबह शाम। पर एक्चुअली में वो लोग क्या करते हैं आप लोगों के साथ कि खेल चलता है, उसमें बहुत बड़ा खेल चलता है। मैं भी अपना एक फेसबुक पेज चलाता हूँ, तो इसलिए मुझे पता चला है इस तरह से खेल क्या चलता है, कि मतलब वो लोग पेज को प्रमोट करने में लगे रहते हैं, मतलब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, आप खुश होकर उनके आंसर देते रहेंगे। आंसर देने से आपको ये लगेगा कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ और मेरा आंसर सही जा रहा है, पर एक्चुअली में जो क्वेश्चन आपसे वो पूछे जा रहे हैं वो कभी नहीं आएंगे। लिख लो इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन की कैटेगरी अलग होती है। क्वेश्चन की कैटेगरी अलग क्यों होती है कि क्वेश्चन वो आएगा कि जिस पर किसी की नज़र नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप होशियार हैं, तेज नज़र रखने वाले हैं, तो आप आपको आगे निकालिए, दूसरों से तेज निकलिए, आपका सिलेक्शन होगा, लोग आपकी फ़ोटो शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब शेयर अगर होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, अगर हिंदी कंटेंट चाहिए तो हमसे ज़्यादा आगे कोई नहीं है, सब कुछ हिंदी में प्रोवाइड कराते हैं आपको। हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट चैनल। चलिए, अब इसमें हम बात करेंगे राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी विल 2016, अभी जिसकी हमने बात की थी ऊपर मूवी से पहले जो क्वेश्चन था। इसमें कहा गया है कि 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित किया, यानी कि लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से ये 14 दिसंबर को पारित हुआ था, यानी कि 2 दिन पहले राज्यसभा ने पारित किया, उसके 2 दिन बाद लोकसभा ने पारित किया। पारित होने के बाद पूरी प्रोसेस, जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक ये एक्ट नहीं बनेगा, तो राष्ट्रपति ने तो साइन कर भी दिए थे। उसके बाद ये अधिनियम बन गया। विधेयक ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 की जगह ली, यानी कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो क्वेश्चन 2011 का आया है वो 1995 के बारे में बात कर रहा था। अब 1995 के एक्ट को हटाकर 2016 का एक्ट लेके आए। इसमें विशेष बात बस ये है कि 1995 वाले एक्ट में जो विकलांग व्यक्तियों की संख्या थी, जो कैटेगरी थी, वो 7 कैटेगरियों में विकलांगता को मापते थे। 2016 में उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 कैटेगरी कर दी गई। कितनी कर दी गई बेटा, 21 कैटेगरी कर दी गई। और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताओं से जोड़ने की शक्तियां मिल गई, यानी कि केंद्र अगर चाहेगा तो 21 से और अधिक कर सकता है। एक्ट में ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि मतलब ये नहीं है कि 21 कर दिया फिक्स हो गया कि अगला जो कुछ ऐड करना है तो फिर से हमें एक नया एक्ट लेके आना पड़ेगा, तब हम उसको एक्ट ऐड करेंगे, उसमें कुछ बदलाव करेंगे, नहीं। अगर केंद्र चाहेगा तो उसमें कुछ संशोधन करके और विकलांगताओं को ऐड कर सकता है। इस अधिनियम में
आप देख सकते हैं कि 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ा गया है, जिसमें अंधापन है, कम दृष्टि है, कुष्ठ रोग है, सुनवाई हानि है, लोकोमोटर विकलांगता है, बौनापन है, बौद्धिक विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है, सेरेब्रल है, मस्कुलर है, जीर्ण है और विशिष्ट सीखने की अक्षमता है, मल्टीपल मतलब कुल मिलाकर आप जैसे इसमें देखेंगे थैलेसियम, हीमोफीलिया या स्कल सेल रोग, ये ब्लड से संबंधित बीमारियां होती हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। और विशेष है कि मतलब जनरली आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि एसिड अटैक की आपने घटनाएं देखी होंगी। तो अगर बाय द वे कभी क्वेश्चन बना तो इस पॉइंट को मेरे हिसाब से वो नोट कर सकता है, क्या एसिड अटैक की घटनाएं विकलांगता के अंतर्गत आती हैं? क्योंकि जनरली बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा इसको, वो कुछ कंफ्यूजन में आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग विकलांगता को मतलब जो है वो हमारी शारीरिक अक्षमताओं से ही काउंट करते हैं, पर उनको नहीं पता होता कि विकलांगता के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को डाल रखा है, 21 प्रकार की चीज़ों को डाल रखा है। तो एसिड अटैक को भी विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए पॉइंट नंबर 4 जो इसमें लिखा है कि इसमें उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी में आरक्षण, भूमि में आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना आदि जैसे अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों और उच्च सामर्थ्य आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए हैं। यानी कि जो आरक्षण है, अब मैं थोड़ा इस पर डिटेल से बता दूं आप लोगों को कि वर्ष 1995 का जो एक्ट आया था उसमें विकलांग व्यक्ति के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी वो थी 3% की। कितने प्रतिशत की थी? 3% आरक्षण की बात थी। पर जो अभी 2016 वाला जो एक्ट आया है इसमें विकलांग व्यक्तियों को जो आरक्षण की बात की गई है वो है 4% की। इस चीज़ को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान में रखें। कभी इस तरह के पॉइंट पूछे जा सकते हैं जिन पे हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, बस ऊपर ऊपर की लेयर हम लोग पढ़ लेते हैं पर गहराई से चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। तो वो गहराई से हमें देखने की आवश्यकता है, तभी कुछ हम लोगों का हो सकता है। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आप लोग अच्छा करेंगे, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको तो फिर हो ही गया उनके साथ अच्छा जो कुछ होना है। चलिए फिफ्थ पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि 6 और 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुक्त शिक्षा का अधिकार। अभी 6 से 18 ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमने बताया था आप लोगों को फूड वाले में था 14 साल। 14 साल तक के बच्चों को खाने का जो प्रबंध है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वो आर्टिकल 21 को भी कवर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जो बात की गई है वो जीवन के अधिकार की बात की गई है, और जीवन के अधिकार में हिडन जो पॉइंट है वो है राइट टू फूड, ठीक है। और वो ह्यूमन राइट में भी आता है। जो ह्यूमन राइट कमीशन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसने वर्ष 1921 में मानवाधिकार की बात की थी, उसके अंतर्गत भी आता है राइट टू फूड। तो राइट टू फूड वाली बात 14 वर्ष तक के बच्चों की है, और विकलांगता वाली जो बात है वो 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बीच की बच्चों की बात है, जिन्हें मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा सरकारी स्कूलों में। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुल व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठित रिक्तियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया। अभी हमने आपको बताया था। विधेयक में जिला न्यायालय द्वारा संरक्षिता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त नियंत्रण रहेगा।
यानी कि इनके संरक्षक किसको बनाया है, जिला न्यायालय को इनका संरक्षक बनाया गया है कि इनके अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो जिला न्यायालय इनकी सुनवाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है विकलांगता पर व्यापक आधिकारिकता केंद्र और राज्य सलाहकार बोर्ड को केंद्र और राज्य स्तर पर शीर्ष नीति बनाने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाएगा। यानी कि विकलांगताओं से संबंधित जो बोर्ड होंगे वो दोनों स्तर पर होंगे, केंद्र स्तर पर भी होंगे और राज्य स्तर पर भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं कि ये संस्थाएं केंद्र के स्तर पर बनाई गई है या राज्य के स्तर पर बनाई गई है, दोनों स्तर पर बनाई गई है। तो दोनों ही स्तर पर बनाई गई है और विकलांगता अधिनियम 2016 के नियम से बनाई गई है। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त यानी कि द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी एंड द स्टेट कमिश्नर नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगे। यानी कि जो अधिनियम है जो सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि इनसे संबंधित जो भी शिकायतें होंगी यहाँ पे दर्ज की जाएंगी, प्लस ये अधिनियम की भी निगरानी करेंगे। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है कि विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता दी जाएगी। यानी कि इनके लिए एक अलग से नेशनल फंड जो बनाया जाएगा, इस अधिनियम में ऐसी बात की गई है। इस विधेयक में से व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो विकलांगों को किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, मानसिक या शारीरिक या कैसे भी करके इन एनी वे, उनके लिए इस अधिनियम में दंड का प्रावधान किया गया है। उनको कानूनी तौर से दंड दिया जाएगा। नया अधिनियम हमारे अधिकारों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज, ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप लाया गया है। यानी कि इस संस्था के अनुरूप लाया गया है नए वाले अधिनियम को। ठीक है, अभी जो हमने संस्था का नाम पढ़ा था यूनाइटेड नेशन कमीशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, ये संस्था है यूनाइटेड नेशन की है। इसने अपने एक्ट में कुछ चेंज किए थे जिसके कारण भारत को अपना एक्ट बदलना पड़ा, 1995 से 2016 वाला एक्ट लाना पड़ा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और कहा है कि भारत अपनी तरफ से इनके दायित्वों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विकलांगता अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे फेमा के बारे में। फेमा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फेमा के बारे में। इकोनॉमिक्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं इस फेमा पर। फेमा एक्ट सबसे पहली बार आया था 1999 में। फेमा की सबसे हम डिटेल में बात अभी आपसे इसके ऊपर डिटेल में बात करना चाहेंगे कि फेमा है क्या, एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और ये किस तरह से काम कर रहा है, इसकी डिटेल में हम बात करते हैं। चलिए फेमा के ऊपर बात करते हैं। फेमा का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में फेमा। ठीक, फेमा को लाया कब गया था? 1999 में। अब फेमा को लाने से लेकर मतलब भारत की आज़ादी जो हुई थी 1947 से लेकर हम 1999 तक के जितने भी एक्ट थे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले थे, देखो, देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने मतलब एक एक्ट लाए थे जिसको हमने नाम दिया था फेरा, FERA। इसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या नाम है इसका? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका नाम है। वर्ष 1947 में लाया गया था। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम को फिर बदला गया 1973 में। कब बदला गया? 1973 में। मतलब इसमें कुछ कड़े प्रावधान किए गए।
फेरा एक्ट में, FERA, फेरा एक्ट में कुछ कड़े प्रावधान किए गए। कड़े प्रावधान के मतलब किस तरह से किए गए वो सब हम कुछ डिटेल में अभी इसमें जो भी हमारा लिखा है उसमें सब पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कड़ाई से कि मतलब कुछ कम टैक्स चोरी पर भी, कुछ कम टैक्स चोरी पर भी कंपनी को या किसी व्यक्ति को मतलब इम्प्रिजन का प्रावधान किया गया, मतलब उनको जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया। और कुछ मतलब अपने शेयर में भी कुछ चेंज किए गए कंपनी के, कि जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में आके व्यापार कर रही थी उनको मतलब 60% तक जो व्यापार था अपना विदेश का, जो इंडिया में उनकी यूनिट थी उसको भारत में ही कन्वर्ट करना था। तो हर कंपनी इसके लिए मतलब सूटेबल नहीं हो सकती। तो सबसे पहली एक कंपनी थी जिसका नाम है कोको कोला, वो इस एक्ट के आने के बाद से भारत को छोड़कर चली गई थी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर धीमे धीमे विदेशी कंपनियां यहाँ से जाना शुरू हो गई। इसका असर हमें दिखा वर्ष 1991 में, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और जिसमें मनमोहन सिंह जी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने सबसे पहली बार 1991 में इंडियन इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अ, इनके प्रावधान किए थे। और प्राइवेटाइजेशन भी किया गया था। इस पूरे को हम कहते हैं शॉर्ट में LPG। क्या कहते हैं? LPG। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि विदेशियों को भारत में आने की परमिशन दी गई और जो चीज़ें ज़्यादातर सरकारी हाथों में थी उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ले जाने लगे। और कुछ लॉ ऐसे बनाए जो लिबरल थे। लिबरल का मतलब मतलब फ्रैंकली, मतलब ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा उन्हें ऐसी इतनी कड़ाई से पेश नहीं किया गया, इससे कंपनियां छोड़ छाड़ के भारत से चली जाएं। तो उसी के बाद जब अटल बिहारी जी की सरकार आई 1998 में, तो उन्होंने फेमा को फेमा का मसौदा पेश करने की कोशिश की उनकी सरकार ने, और जिसको वर्ष 1991 में पारित करके 2000 में इसको लागू किया गया। तो फेमा के बारे में थोड़ी डिटेल आपको समझ में आई होगी। फेमा है क्या? फॉरेन एक्सचेंज से मतलब क्या है, इसको भी हम समझा दें। एक्सचेंज का मतलब होता है रुपया। एक्सचेंज का मतलब होता है रुपया का बदलना। ठीक है, रुपया का बदलना। जैसे कि आप इंडियन हैं, आप US जाएंगे और US में जाने के बाद आप वहाँ पर 1 रुपया दे के या 100 रुपया दे के कोई सामान खरीदेंगे, तो US वाले आपकी करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डॉलर में व्यापार किया जाता है। तो अगर आप उन्हें डॉलर देंगे तो वो आपसे पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी कंट्री में गए यहाँ पे डॉलर तो चलता है, उनका अपना करेंसी भी है, प्लस इंडियन रुपी नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल हम गल्फ़ कंट्री की बात कर लें, जनरली इंडियंस सऊदी अरब वगैरह इन देशों में जाते हैं। जैसे आप सऊदी अरब में जाएंगे तो वो आपसे अगर डॉलर में पेमेंट करेंगे आप, तो डॉलर पेमेंट ले लेंगे, उनकी मुद्रा में पेमेंट करेंगे वो भी ले लेंगे, पर अगर इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे तो वो आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। इनका कारण क्या है कि हर कोई देश जो भी है अपने यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना चाहता है। तो वो कैसे बढ़ाए जाएंगे? वो इसी तरीके से बढ़ाए जाएंगे जिस तरीके से अभी हाल ही में लॉकडाउन के कारण आपके अपने देश में, मतलब भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि विदेश में जितने काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको सरकार वंदे भारत मिशन से वापस ला रही है, पर देश के अंदर काम करने वाले मजदूरों को भारत की सरकार मतलब उनमें ढील दे रही है। मतलब काम तो कर रही है बट ढील दे रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वंदे भारत मिशन से जो लोगों को भारत लाया जा रहा है, जो वो टिकट का पैसा देंगे वो विदेशी मुद्रा में होगा। ठीक है, वो विदेशी मुद्रा का जो पैसा है वो सरकार के खजाने में आएगा। यानी कि उससे फ़ायदा क्या हुआ सरकार को? सरकार को फ़ायदा क्या हुआ कि हम अगर इंडियन रुपी में अगर हम व्यापार करते हैं तो सरकार उसको क्यों कम एक्सेप्ट कर रही है और विदेशी मुद्रा को क्यों ज़्यादा प्रमोट कर रही है? उसका फ़ायदा ये है, उसको भी समझते हैं। कि जैसे कि हमारे पास $100 हैं। कितने डॉलर हैं? 100। ठीक है, और एक साइड हमारे पास $100 हैं। अब हमें सऊदी अरब से, यानी कि UAE मान लेते हैं, चलिए UAE, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स, यहाँ से हमें इस देश से खरीदना है तेल।
ठीक है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी है, ओपेक का मेंबर भी है। हमें खरीदना है तेल। तेल की कीमत है सपोज दैट इंडियन रुपीस में 50 रुपीज़, मान लेते हैं इंडियन रुपीस में कितनी है, 50 रुपीज़ है। आप इसको 50 रुपये दे के तेल नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे 50 रुपये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको अपने देश में 50 रुपये, अगर वो आपसे 50 रुपये ले लेगा यूएई, तो उनको खर्च कहाँ करेगा? खर्च तो आपके ही साथ करेगा ना, क्योंकि उसका जो 50 का नोट है वो आप एक्सेप्ट करेंगे। वो चीन को नहीं दे सकता, वो जापान को नहीं दे सकता, वो साउथ कोरिया को नहीं दे सकता, वो यूएसए को नहीं दे सकता, वो श्रीलंका को नहीं दे सकता। ठीक है, वो 50 का नोट उसका अपने पास रखा रहेगा। और वो कौन लेगा? वो इंडिया लेगा बस, और कोई देश नहीं लेगा। अगर उसको 50 के बदले अगर हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो वो किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है। वो यूएसए से व्यापार कर लेगा उस 50 रुपये से, वो साउथ कोरिया से कर लेगा, वो ऑस्ट्रेलिया से कर लेगा, वो जापान से कर लेगा। ठीक है, किसी अदर कंट्री से कर लेगा, इवन इंडिया से भी कर लेगा। तो वो क्यों लेगा आपके 50 रुपये? वो सबसे पहले लेगा डॉलर। तो इसलिए अगर सरकार, भारत की सरकार के पास डॉलर होगा, तभी तो वो डॉलर में पेमेंट कर पाएंगे। अगर भारत की सरकार के पास डॉलर नहीं है, तो भारत की सरकार तेल कैसे खरीदेगी 50 रुपए का? इसलिए सभी देश डॉलर में, मतलब विदेशी मुद्रा को अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रखना चाहते हैं, यानी कि उनके अपने देश में विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा आ जाए। अगर विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादा आएगा तो हम चीज़ें आसानी से खरीद पाएंगे। कुल मिला के ही समझ लीजिए कि आपके पास किसी कंपनी का वॉलेट है, उस वॉलेट में आपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कैशबैक आ जाएगा, यानी कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो गए, आप किसी भी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उससे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह सरकार के पास अगर डॉलर ज़्यादा है, तो सरकार किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकती है, कुछ भी खरीद सकती है। इसीलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर क्या करती है कि आप जो विदेशी लोग हैं, विदेशी मतलब एनआरआई हैं, आपने देखा होगा कि हाउडी मोदी का जो प्रोग्राम हुआ था अमेरिका में, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा अगर डिटेल में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिया हो, समझ रहे होंगे जो लोग देखते भी हैं, कि जब भारतीय प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो विदेशी लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उनसे, कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में, मतलब भारत से इस देश में आए हैं। उसका फ़ायदा कहाँ होता है सरकार को? उसका फ़ायदा ये होता है कि जो एनआरआई लोग हैं, वो सरकार को, या अपने देश में, जैसे वो विदेश में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं कि मतलब यूएसए में काम कर रहा है, उनका परिवार भारत में रह रहा है, तो उनका परिवार भारत में रह रहा है, तो भारत के अपने परिवार के लिए वो कुछ पैसे भेजेंगे उनको खर्च के लिए। तो वो पैसे किस में भेजेंगे? डॉलर में। ठीक है ना? तो वो डॉलर को सरकार अपने पास रखेगी और उस डॉलर के बदले में वो रुपया दे सकती है, क्योंकि रुपया तो सरकार के पास बहुत पड़ा हुआ है, जितने नोट चाहेगी उतने छाप लेगी, तुम्हें दे देगी। ठीक है, पर डॉलर नहीं छाप सकती है, डॉलर उसको कमाना पड़ेगा। जिस तरह से आपको रुपए कमाने पड़ते हैं अपने घर का खर्च चलाने के लिए, उसी तरह सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए डॉलर कमाने पड़ते हैं। और डॉलर कमाने के लिए सरकार क्या करती है? ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है। इसीलिए वंदे भारत मिशन से उनको प्लेन से लाया जा रहा है और इनको ट्रेन से भी नहीं भेजा जा रहा है। ठीक, तो अब फेमा की बात करते हैं। तो फेरा में मतलब ऐसे कड़े प्रावधान किए गए थे जिससे कंपनियां यहाँ से जाने लगी थी। फिर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने लगा था, और विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगी थी, जिसका असर हमने 1991 में देखा। 1991 का जो बजट पेश किया गया मनमोहन सिंह जी के फाइनेंस मिनिस्टर होने के नेतृत्व में, तो उन्होंने एलपीजी योजना शुरू की। एलपीजी योजना गैस वाली नहीं, एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारत में आए व्यापार करें। इसी चीज़ को मोदी जी ने आगे बढ़ाया और उसको मतलब अपनी भाषा में नाम दे दिया मेक इन इंडिया। भारत में आए और यहाँ पर काम करें और भारत के लोगों को रोजगार दें। ठीक है, जिससे क्या है कि विदेशी कंपनी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देगी, वो डॉलर में पे करेगी, पे का सरकार को आएगा, यानी कि सरकार अच्छा गेन कर सकती है। सरकार के पास रिजर्व अच्छे होंगे, जब सरकार के पास रिजर्व अच्छे होंगे तो सरकार काम भी अच्छा कर सकती है। तो फेमा का एक्ट, अब फॉरेन रेगुलेशन को उन्होंने कैसे एक एक्ट में बदल दिया,
कि मतलब विदेशी मुद्रा को क्या क्या, मतलब कौन व्यक्ति कहाँ पे खर्च कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता। तो देखो सबसे पहली बात ये है, इसमें पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के अर्दली विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, यानी कि विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देना, उसमें कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव करना, उनका डिपॉजिट कैसे हो, ये सब कुछ करने के लिए भारत की सरकार ने इस एक्ट को लेके आए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के विभिन्न उद्देश्यों में विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी कानूनों को संशोधित और एकजुट करना महत्वपूर्ण है। आगे फेमा देश में विदेशी मुद्रा और व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, यानी कि फेमा का मेन उद्देश्य क्या है कि भारत में विदेशी बढ़ावा देने का लक्ष्य है। अब सरकार, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि एफडीआई को मंजूरी दे देती है। एफडीआई को मंजूरी देने का मतलब क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश सीधा भारत में होगा, यानी कि भारत की सरकार का पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा तो भारत के रिजर्व बढ़ेंगे, रिजर्व बढ़ेंगे तो उसका सुविधा हमें ही मिलेगी, भारत की जनता को मिलेगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के रखरखाव और सुविधा को प्रोत्साहित करना है, यानी कि यहाँ पे विदेशी मुद्रा का प्रमोशन करना है कि आपको किस तरह से आसानी से आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से आप सब योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भारत के बाहर भी सभी शाखाओं, कार्यालय, एजेंसियों पर भी लागू होगा, यानी कि फेमा किस पे लागू होगा, भारत के बाहर भी लागू होगा। किन व्यक्तियों पर, कि कोई व्यक्ति भारत का निवासी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के काम चलें, जैसे कि विजय माल्या, सभी लोग जानते हैं एसबीआई का पैसा लेके यार बैंकों का पैसा बैंक से धोखाधड़ी करके ये विदेश चले गए, ठीक है, भारतीय नागरिक हैं। अब फेमा के तहत होता क्या है कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इनके जो भी बंगले हैं या जो कुछ है, इनको भारत में नीलाम दिया जा रहा है या इनकी बोली लगाई जा रही है, बैंक इनको सेल कर रही है। ये कानून, इनको हक किसने दिया, मतलब बैंकों को किसी व्यक्ति जो विदेश चला गया उसकी भारत में जो संपत्ति है उसको बेचने का हक किसने दिया, इस फेमा ने दिया। फेमा के अंदर ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो भारत का है नागरिक और किसी भी धोखाधड़ी या कैसे भी करके या कुछ मतलब नियमों का उल्लंघन करके उसने भारत में जितनी संपत्ति है उससे ज़्यादा संपत्ति या लिमिट से ज़्यादा संपत्ति उसने विदेशों में अर्जित कर रखी है और वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो फेमा एक्ट उन्हें वहाँ पर भी लागू होता है और उसके बदले जो भी उनकी संपत्ति भारत में है उसको सरकार बेचना शुरू कर देती है। इस अधिनियम के आने के बाद विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 को हटा दिया गया, यानी कि 13 को हटा दिया गया, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को हटा दिया गया। इसके जो भी प्रावधान है वो इसमें आप देख सकते हैं। इस अधिनियम में कुछ कड़े नियम लागू किए गए थे। इस अधिनियम में इसे मामूली अपराधों के लिए भी कारावास का प्रावधान था, यानी कि मतलब कुछ छोटे अपराध भी आपने कर लिए, थोड़ा टैक्स चोरी कर लिया, फिर भी आपको जेल जाना पड़ेगा। कंपनियों के जो भी आपके डायरेक्टर वगैरह हैं, और जो हमने बात की थी इसमें 60% इक्विटी भारतीय, जो भारतीय कंपनियों को बदलना, मतलब 60% उस कंपनी को, जैसे है विदेशी कंपनी तो उसको 60% अपने को इंडियन बनाना है। तो इस तरह से हर कंपनी राजी नहीं होती है और वो मतलब ज़रूरी नहीं है वो करे या ना करे। तो कोको कोला नाम की पहली ऐसी कंपनी थी जो 1977 में भारत को छोड़कर अपना हिस्सा बेच बाच के यहाँ निकली। उसके बाद फेमा अधिनियम के तहत आरबीआई एक अधिकृत संस्था है, यानी कि फेमा एक्ट का जो रेगुलेशन होगा वो किस संस्था के अधिकार होगा, वो आरबीआई के अंदर होगा। आरबीआई इसके ऊपर जो भी एक्शन लेगी, आरबीआई इसके ऊपर करेगी क्या, देखिए जैसे कि आपको अपना रुपया डॉलर में चेंज करना है तो कौन करेगा, आरबीआई डायरेक्ट नहीं करेगी। आरबीआई एक अधिकृत व्यक्ति, संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिशन देगी कि आपका काम है एक्सचेंज करना, वो आपको एक्सचेंज करके देंगे। तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए। इसने विदेशी लेन देन को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, एक तो है चालू खाता और एक है आपका पूंजी खाता, ठीक है। इस अधिनियम, यह
अधिनियम एक नागरिक कानून है। कैसा कानून है? नागरिक कानून है, और अधिनियम के उल्लंघन केवल असाधारण मामलों में गिरफ्तारी के लिए प्रावधान है। मतलब अगर इसका उल्लंघन होता है तो बस आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। फेमा भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के निवास पर लागू नहीं होता है, पर उस व्यक्ति की संपत्ति से भारत अपने कब्जे में ले सकता है। यानी कि वो व्यक्ति जैसे विदेश चला गया, अब उसको विदेश की संपत्ति पर लागू नहीं होगा। ये नहीं है कि विदेश वाले जो घर है उस पर कब्जा हम कर लें आगे, नहीं, जो भारत में उसका घर है उस पर हम कब्जा करेंगे, और जितनी संपत्ति उसने विदेश में अर्जित कर रखी है उसको हम यहाँ इंडियन उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसे कवर करेंगे। विदेशी मुद्रा को रखना, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा या भारत के बाहर किसी भी अचल संपत्ति को अपने पास नहीं रखेगा या ना ही लेगा लेगा दी हुई तय सीमा से अधिक, यानी जो लिमिट है उससे अधिक ना रखेगा ना ही उसको बेचेगा। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर भारत में स्थित संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय जब्त कर लेगा। यानी कि ईडी की शुरुआत में बहुत बार आपने देखा होगा कि सरकार किसी न किसी नेता या कोई भी व्यक्ति के बिजनेस के उसके लिए बनवाती है, या कैसे भी इनामी खाऊ केस, हम पॉलिटिकल डीप में नहीं जाना चाहते, वो ईडी का नाम, या कोई भी मतलब बैंक करप्ट है जो मतलब धोखाधड़ी करता है व्यक्ति, उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। तो ईडी ये आया कहाँ से? ईडी आया था फेरा से, 1973 के एक्ट में ईडी को स्थापना की गई थी। इसको आगे कंटिन्यू फेमा में भी किया गया। ईडी प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं इसको, एनफोर्समेंट डायरेक्टर। चालू खाते से लेन देन की मतलब कोई भी आप बिक्री कर रहे हैं या कुछ भी ट्रांस एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो चालू खाते में नियंत्रण होगा। और जो भी कुछ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को माल की कीमत बतानी पड़ेगी। जैसे आप कोई भी चीज़ भेज रहे हैं या ले रहे हैं उसकी कीमत आपको बैंक को बतानी पड़ेगी। इसके तहत जो भारतीय नागरिक मतलब फेमा में ये बताया गया कि कौन सा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। जो 182 दिन तक भारत में रहा होगा वो भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति जो टैक्स वैक्स नहीं चुका पाता तो उसको 90 दिन के भीतर, मतलब तो सबसे पहले उस पर अर्थदंड लगाया जाता है, यानी कि मतलब फाइन लगाया जाता है। फाइन भी नहीं चुकाएगा तो उसको 90 दिन के भीतर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, तब उस पर लगाया जाएगा। मतलब बहुत सारे मतलब बीच में लूप होल दे रखेंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, डायरेक्ट जेल में ना जाओ, सब कुछ ट्राई कर लो, फिर भी अगर नहीं मानते हो तब उन्हें उठा के जेल में डाला जाएगा। तो आई होप कि आपको फेमा समझ में आया होगा कि फेमा है क्या एक्चुअली। इन पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और समझेंगे। तो ये पार्ट 2 हम देख रहे थे, मई के महीने का जो करंट अफेयर उसका पार्ट 2 है। जल्दी आपका थर्ड पार्ट भी हम लेके आएंगे। आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब कुछ आपके लिए जो हमने बनाए हैं। इसमें से उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आना तो चाहिए। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। लास्ट में मैं बस आपसे यही कहूँगा इस वीडियो के कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जल्दी हम अपना ऐप लेके आ रहे हैं टारगेट यूपीएससी हिंदी के नाम से, उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है। तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करेंगे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।